जय हिंद। सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया जबरदस्त और शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। हम लोग आरपीएफ का जो सेट पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे और आज की ये प्रचंड क्लास है, ये दूसरे नंबर की क्लास है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन को ऑन कर लेते हैं। जो भी बच्चा आ गए हैं एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते अभिषेक जी, अर्जुन यादव नमस्ते, अभिषेक बिल्कुल, राजदीप राजपूत, माते यौनी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे सभी लोग और हम क्वेश्चन आंसर की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये एकलव्य क्लासेस झांसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप समझिए सारे बच्चे, एकलव्य क्लासेस झांसी का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। आपकी कोई भी क्वारी रहती है तो यहाँ कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, दिया हुआ है, जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ने के लिए एकलव्य क्लासेस झांसी ऑफिशियल आप डालेंगे तो वहाँ आ जाएगा, जुड़ जाइए, ठीक है। ये इंस्टाग्राम है। और बात कर लेते जो महत्वपूर्ण है जिसका नाम टेलीग्राम है। एकलव्य क्लासेस झांसी आप टेलीग्राम पे जाएंगे और बिना स्पेस के एकलव्य क्लासेस झांसी वहां लिखेंगे। चैनल का नाम हिंदी में लिख के आएगा लोगों के साथ में। ये जो लोगो है ये आपका वहां बना होगा तो आप समझ जाएंगे एकलव्य क्लासेस झांसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चलिए बच्चे, 4-5 लोग जुड़े हैं, आपका परम दायित्व तो ये बनता है कि आप क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। चलिए बच्चा आगे बढ़ जाते हैं। और ये एकलव्य क्लासेस की भीड़ है जिससे आप रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आप छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक कॉलम छोड़ा गया है जो अगली फोटो आपके लिए है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके सिलेक्शन की अब बारी है। पंकज गौतम बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है, ढेर सारा नमस्कार बिल्कुल। तो ये जो अगली फोटो आपकी है ये कॉलम आपके लिए छोड़ा गया है। जल्दी से आप सरकारी नौकरी लें और यहाँ इस फोटो में सुशोभित हों। आगे बढ़ जाते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है और ये है आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए, कल हमने ज्योग्राफी को भी ज़्यादा समझा था तो कहीं ना कहीं आज हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे। चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जितने भी लोग आ गए हैं सेशन को शेयर करना जरूर बनता है, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। ये मौर्य वंश के जो भी प्रसिद्ध थे यही शक्तिशाली शासक थे। तो अगर ये भी पूछ ले कि मौर्य वंश के प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कौन थे तो ये भी एक ही आंसर होगा जो भी आएगा। शायद आप आंसर दे रहे होंगे, कमेंट आपके चेक करेंगे, आंसर जरूर दीजिएगा। जो भी साथीगण हैं एक बार आंसर जरूर देंगे, ठीक है, अपने आप को पहचानेंगे। चलो बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए अब ये जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 322 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। एक बात, दूसरी बात आती है कि ये जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना की किसने थी, तो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की प्यारे साथियों स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश था, कौन सा, नंद वंश के जो धनानंद जो थे, इन धनानंद को पराजित करके एक नए वंश की नींव रखी थी। उस वंश का नाम है क्या, मौर्य वंश। अब इस मौर्य वंश में बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक की, तो नाम आ जाता है किसका, अशोक का। किसका नाम आ जाता है, अशोक का। अब बात आती है, ठीक है,
अब बात आती है सी आंसर आ रहा अर्जुन का भी, अशोक आंसर दिया है यहाँ पे, बिल्कुल अशोक आंसर आ रहा है। जो भी बच्चा अशोक दे रहे हैं उन सब का सही है। सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। सेशन 10 बजे शुरू होता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा लेट हुआ, 2-4-5 मिनट, और 10:07 पे क्लास लाइव हो गई थी आपकी, ठीक है। चलिए एक बार शेयर जरूर कर देंगे। सेशन को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। बात करते हैं, अब बात आ गई है अशोक की। तो अशोक की अगर हम बात करें कि अशोक का जो शासनकाल रहा, शासनकाल, अशोक के शासनकाल की बात करते हैं। एक बार सभी साथीगण क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी लोग हैं बिल्कुल अशोक देख पा रहे हैं, लेकिन एक बार सेशन को आप क्या कर दें भाई, एक बार सेशन को आप शेयर जरूर कर देंगे। चलिए अगर हम इनके शासनकाल को देखते हैं तो 268 से अगर कहा इनका शासनकाल बोला जाए तो 232 ईसा पूर्व तक ये शासन किए। ये अगर बात कहें, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। ये जो कलिंग युद्ध लड़े थे, कलिंग युद्ध के बाद कभी ना युद्ध करने की इन्होंने कसम खाई थी, कभी ना युद्ध करने की इन्होंने कसम खाई थी। 1 लाख लोग लगभग मारे गए और 2.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग जो थे सैनिक, वो अशोक द्वारा कैदी बना लिए गए और बाद में मृत्यु के घाट उतार दिए गए, ठीक है। तो उस युद्ध से, कलिंग युद्ध से ये आहत होकर कभी ना युद्ध लड़ने की इन्होंने सोच ली थी। कहते अब बात आती है थोड़ी सी, इनके शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। इनके शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। इनकी भी संख्या पूछी जाती है तो कितनी है, 14। कितने जगहों से मिले हैं, तो ये अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक की बात यहाँ पे की जा रही थी। अशोक के समय में जो जनता थी, अशोक सारी जनता को अपनी संतान मानते थे। क्या मानते थे? अपनी संतान, ठीक है, अपनी संतान मानते थे। इनके शिलालेख कितने थे? 14 थे। अभिलेखों की बात की जाए तो वो भी निकल के आते हैं कि लगभग 33 अभिलेख थे। इनको पढ़ने का खोज किसने की? अलग ने तो किसी ने पढ़ने का काम किया है। पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से डिफाइन हो गया है। अब आप स्क्रीनशॉट करना चाहते तो कर लीजिए, बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है और ये रहा आज का 2nd नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे? कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। तो वो कौन सा साम्राज्य था? उस साम्राज्य में यहाँ कह रहे हैं कंटक शोधन नाम का क्या था? न्यायालय। आज भी आप न्यायालय से देखते हो, तो सबसे ऊंचे पायदान पे सुप्रीम कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है। हाई कोर्ट के बाद फिर आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता कि नहीं रहता है, ठीक है। मुंसिफ कोर्ट यानी तहसील स्तर का जो कोर्ट होता है, फिर ग्राम पंचायत होती है, और फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो पंच होते हैं, 5 पंच। ये पूरी हमारी न्यायपालिका है आज के समय की। अब आज के समय की न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जो है वो कैसी है? स्वतंत्र है। न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मात्र कितना? 1 है, और हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं तो कितने हैं? 25 है। ये बात आप क्लियर रखिए। अब हम बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं? कंटक शोधन नामक, अब यहाँ किसी ने आंसर किया है क्या? मौर्य वंश, ठीक है। अर्जुन यादव, यहाँ पे आपका आंसर सही आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिल्ली, मौर्य वंश। बहुत शानदार। अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? तो दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। ये तो राष्ट्रकूट वंश की बात हो गई प्यारे साथियों। भाई सेशन को शेयर करो, ऐसे ना चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कुषाण वंश के संस्थापक की, तो कुजुल कौन आते हैं? कुजुल कटफीसस। कौन आते हैं? कुजुल कटफीसस, ठीक है। कटफीसेस भी कहते हैं इनको, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं कि जो चोल वंश है, इनके संस्थापक तो विजयालय। कौन?
विजयालय, विजयालय, विजयालय चोल। ये जो संस्थापक हैं इनको भी हमने देख लिया। क्वेश्चन 30 करने हैं, बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रकूट वंश आप देख लिए हैं, यहाँ कुषाण वंश से आप संस्थापक देख लिए हैं, चोल वंश से भी आप संस्थापक देख लिए हैं, मौर्य वंश आपको अभी पिछली क्लास में हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया है। तो मौर्य वंश के समय में ये न्यायपालिका रहती थी, जैसे कंटक शोधन नामक न्यायपालिका कहा जाता था। तो राइट क्वेश्चन इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। तो जिनका दिल्ली आंसर था उन सबका सही है। गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। डी आंसर जो भी दे रहा है उनका सही है। भाई सेशन को शेयर करो तब तो अच्छी बात है, सेशन को शेयर करो तब तो अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले पे लगा तीसरा। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की भी जिम्मेदारी दी थी। यानी कुल मिला के ऐसा कहा जाए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका उन्होंने अपनी पुत्री को भी भेजा था और पुत्र को भी भेजा था। अगर हम पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र था कौन, महेंद्र। कौन था, महेंद्र। अब पुत्री का नाम आपको बताना है, यही तो क्वेश्चन है। पुत्री की जगह हम छोड़ते हैं, आप बताइएगा। हम तब तक बात करते हैं अशोक के बारे में। हम जब तक बात करते हैं अशोक के बारे में, अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेख अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो मस्की और गुर्जरा अभिलेख में। मस्की और गुर्जरा अभिलेख में अगर बात करते हैं क्या, मस्की और कौन सा, गुर्जरा। मस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, अशोक मिलता है। एक बात यहां से देखें, अभिलेखों की संख्या की अगर हमने बात की थी तो कितनी थी, 33। अगर एक बात और आती है कि अभिलेखों को खोजा कब गया, तो 1750 वाले टाइम पीरियड में खोजा गया। भाई सेशन को शेयर करेंगे तो अच्छी बात है। मस्की, बहुत बढ़िया। मस्की और गुर्जरा दोनों नाम लिखे हैं हमने यहाँ पे, गुर्जरा, हाँ बिल्कुल दोनों नाम लिखे हैं। भाई क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, 1750 में क्या किया गया था, खोजा गया था। ठीक है, खोजा गया था, टी पेंथेलर द्वारा खोजा गया। और 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो अगर हम बात कहें कि जो अभिलेख थे उनको खोजा कब गया, तो 1750 में। उनको पढ़ा कब गया, तो उनको पढ़ा गया प्रिंसेप के द्वारा, टी पेंथेलर द्वारा खोजा गया था। तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई है। अब बात आती है, देखो यहां पुत्री की बात आती है, तो पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पे सी। जिन भी साथीगण का सी आंसर था उन सब प्यारे बंधुओं का सही यहां पे आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की दुनिया में ले चलते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन आंसर जब किसी ने दिए ही नहीं, भाई आंसर ही नहीं कर रहे हो, क्या बात है। चलिए, जेम्स प्रिंसेप, एक ही केवल कमेंट आ रहे हैं भाई और लोग देख रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि, अब बात आती है शिलालेख, किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये बात अगर हम देखेंगे कि शिलालेख की संख्या है कितनी, अभिलेख शिलालेख जो कितने हैं, तो शिलालेख है 14। और कितनी जगहों से मिले हैं, तो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने, 8 स्थानों से, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी 8 स्थान वो अलग अलग हैं, अलग अलग 8 अलग अलग स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। शिलालेख की बात कर रहे हैं तो कौन सी लिपि में है, गुरुमुखी हो नहीं सकती, संस्कृत हो नहीं सकती, देवनागरी भी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर यहां मेरे हिसाब से हो जाएगा क्या, ए। ब्राह्मी लिपि जो थी उसी में इनके जो शिलालेख हैं वो पाए गए। शिलालेखों की संख्या
चौथे का राइट आंसर आएगा भैया ए आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। बॉम्बे जो भी बोल रहे हैं गलत है, गलत है। चौथे का ए आंसर आएगा। जो भी बच्चा ए कर रहे हैं चौथे का, उन सब का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले पे लगाए। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हिंदू रोमन, हिंदू यूनानी, हिंदू इस्लामिक, हिंदू चीन। अब बताएं भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। गांधार कला की बात कर रहे हैं। जो भी साथीगण हैं एक बार कमेंट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले पे लगा है। एक बार सेशन को शेयर करो तो अच्छा रहेगा। सेशन करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, पढ़ाने में उतना ही अच्छा मजा आएगा। चलिए बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, गांधार कला शैली की बात कर रहे हैं। इस शैली में अगर देखा जाए गांधार कला शैली, तो ग्रीक जो शैली आती है वो भी इसमें है, यानी ग्रीक देश से जो संबंधित है, सीरिया से संबंधित है, वो भी इसमें आता है। और हिंदू जो हिंदुस्तान से संबंधित है वो भी इसमें आता है, यानी भारत के जो तत्व हैं वो भी इसमें लेते हैं। तो ग्रीक भी है, सीरिया से भी हैं, भारत से भी यहाँ आते हैं। और अगर देखा जाए तो पारसी जो है वो भी इसी में कनेक्ट रहता है। पारसी यानी इतनों को मिलाकर एक शैली बनती है। वो कौन सी शैली है? वो गांधार शैली है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये कहाँ आते हैं, तो ये सब यूनान के अंतर्गत आते हैं और भारत है, यानी हिंदू और यूनानी। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या? बॉम्बे इज अ राइट आंसर। यूनानी, वो हिंद यूनानी वो थे जिन्होंने भारत में क्या चलाए थे? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के शुरू किए थे यूनानी, सोने के सिक्के शुरू किए थे किन्ने? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन फिर पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आंसर देते हुए कुछ डिटेल आपको बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? सोने के सोने के सिक्के जारी किए किन्होंने? सोने के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्कों की अगर बात आती है तो वंश है कौन सा? कुषाण वंश। ठीक है, ये शुद्ध सोने के सिक्के हैं और सोने के सिक्के शुरू में चलवाए किसने हैं? शुरू किए थे तो हिंद यूनानियों ने शुरू किए थे। इतनी बात क्लियर है। राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? गौतमी पुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्य के महानतम शासक थे। ये चोल वंश से थे, ये सातवाहन वंश से थे, ये चेर वंश से थे, या ये राष्ट्रकूट वंश से थे? बताएंगे। लेकिन इनका जो भी वंश है वो लगभग 150 वर्ष तक शासन किया है। 150 वर्ष तक शासन किया है इनका जो भी वंश है। ठीक है, 150 वर्षों तक शासन किया है। और उस वंश का जो संस्थापक है वो शिमुख है। कौन है? शिमुख है। और अगर उस वंश की और आपको विशेषता में बताऊं तो उस वंश ने चांदी के सिक्के चलवाए, उस वंश ने पोटास के सिक्के चलवाए, उस वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए। अगर उस वंश के बारे में एक आध और पॉइंट में बोलूं कि अजंता, कौन सी? अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफा उनका निर्माण भी उसी वंश ने करवाया है जिस वंश के क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। शिमुख प्रतिष्ठान की राजधानी तब हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। वंश कौन सा रहेगा? अब तक आंसर आ जाना चाहिए। अब तक छठवें का आंसर आ रहा है बॉम्बे, यानी सातवाहन वंश इज आ राइट आंसर। सातवाहन वंश इज आ राइट आंसर आ जाएगा। सातवाहन वंश के बारे में
हम जो समझ सकते थे वो समझ लिया है। ठीक है, ये वो वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा चलाई, भूमि दान को प्रारंभ किया, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रारंभ किया। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि बताओ ऐसा कौन सा वंश है जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा शुरू की है, तो वो है सातवाहन वंश। क्लियर है, 150 वर्षों तक शासन किया है। सिमुक इसके कौन थे? संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, चांदी, पोटास, शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किए। अजंता एलोरा की गुफाएं भी बनवाई, चांदी के सिक्के भी इन्होंने जारी किए। तो ये इतनी बात 6वें नंबर के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। राधे राधे सर जी। चलिए ठीक है, खुशी सन बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली क्लास आपको 10 बजे से शुरू मिलेगी। अगर आपको इसके अलावा भी क्लास करनी है तो आपको साइंस की क्लास 7 बजे से मिलेगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास आपको 8 बजे से मिलेगी, 8 सवा 8 भी हो जाता कभी। और जो मेरी क्लास आ रही है यहाँ पे आरपीएफ के लिए, ये आपकी क्लास आती है 10 बजे से, तो यहाँ 7:15 तक भी समय हो जाता कभी कभी। ठीक है, 1 घंटे प्लस क्लासें चलती हैं दोनों, तो मेरी क्लास इसलिए 10 बजे है। यानी साइंस आप 7 बजे केपी सर के साथ पढ़ेंगे, 8 बजे आप मैथ डीडी सर के साथ पढ़ेंगे और 10 बजे आप जीएस राजपूत यानी मेरे साथ सेट सॉल्व करेंगे आरपीएफ का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है ना बच्चा? खुशी क्लियर है? क्लियर है? एकदम क्लियर है? टाइमिंग तो बता दीजिए। हाँ एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? बाकोटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ते, कुबेर नागा और डैश की बेटी थी। यानी कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि ये किनकी महारानी प्रभावती गुप्ते और कुबेर नागा जो पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, ये किनकी थी? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले पे डला है। चलिए बच्चा, ठीक क्लियर है एकदम से सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का डिस्प्ले पे लग गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे लग गया है। हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है प्रभावती गुप्ते और कुबेर नागा जी जो पुत्रियां हैं ये किनकी हैं? 7 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है। जल्दी से बताएंगे किसका है। तो यहां अगर हम बात करें, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि यहां से अगर हम पकड़ें तो हम गुप्त वंश को पकड़ सकते हैं। और गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं, ए आंसर आ रहा है। चल बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय महान शासक थे। इन्हीं को कहा जाता था क्या? विक्रमादित्य। इन्हीं को कहा जाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यही है चंद्रगुप्त द्वितीय वाले। राइट, ये किस वंश से हैं? तो ये गुप्त वंश से हैं। किस वंश से हैं? गुप्त वंश से हैं। क्लियर हुआ क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एजा राइट आंसर। कमेंट में किसी ने ए दिया था क्या? बताएं जल्दी से। ए किसका? काफी लोगों का ए आ रहा था। अर्जुन का, अर्जुन, फिर उसके बाद खुशी, उसके बाद अभिषेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है पूछ रहा है। अगर हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत आ जाएगी। एक बात ठीक, यानी द्रविड़ शैली कहाँ है? भारत में, दक्षिण भारत में है।
अगर हम बात कर लेते हैं नागार शैली की, तो ये नागार शैली उत्तर भारत में आती है। जैसे अगर हम बात करें एमपी में जो खजुराहो के मंदिर हैं वो नागार शैली में ही तो बने हैं, तो ये उत्तर भारत के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, मध्य भारत उत्तर भारत में यही पिछलेत है। अगर हम कर्नाटक वाले रीजन में देखेंगे, जो गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है, कर्नाटक वाले रीजन में हम देखेंगे जो गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है, कौन सा वाला, गोंडवाना, गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है। इस गोंडवाना क्षेत्र में जो हमें शैली देखने को मिलती है वो है बेसर। तो यानी बेसर शैली भारत में है, नागार शैली भारत में है, द्रविड़ शैली में भारत में मंदिर बने हैं। तो जो गोथिक शैली है ये भारत में नहीं है, और हमसे नहीं ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या भाई? आंसर तो किया करो, आंसर तो किया करो, चेक किया करो अपने आप को। जो भी लोग बच्चे हैं भाई आंसर तो करोगे तब तो मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हो गया क्या, यानी ये जो गोथिक शैली है ये भारत में इस शैली के मंदिर नहीं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लेते हैं। चलिए अब पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया पहला, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है जिन्होंने पॉलिटी हमसे पढ़ा हो ऑफलाइन में भी, ठीक है, या ऑनलाइन, अभी पॉलिटी की क्लासें भी आपकी रेगुलर चल रही थी, हो सकता है वहां से आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हो और आप आंसर दे पाए। अच्छा क्वेश्चन होगा। पहले देखिए क्वेश्चन को, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विधेयक पारित होते हैं, तो विधेयक पारित होने से पहले किसकी अनुमति ली जाती है, बताएं। क्या केंद्रीय वित्त मंत्री की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, या राज्यसभा के सभापति की। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो होता है कौन, उपराष्ट्रपति। तो हम यहाँ पे उपराष्ट्रपति को लिख सकते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो कौन है, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे ये जो डी आंसर है वहां तो उपराष्ट्रपति भी लिख सकते हैं। अब आंसर देने का प्रयास करिएगा। ए आंसर आ रहा है, किसका आ रहा है, ए। पिछले क्वेश्चन का है क्या ए? जवाब तो दिया करो कम से कम। चलिए बढ़ जाते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो ये देश का प्रथम नागरिक है, नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक है ये। अगर इसकी मैं बात करता हूं, देश का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, तीनों सेनाओं का क्या है, तीनों सेनाओं का ये प्रमुख है, प्रमुख है, प्रमुख है। अगर हम बात करते हैं ये मृत्यु दंड भी समझ, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड क्या कर सकता है, ये मृत्यु दंड क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड क्या कर सकता है, ये मृत्यु दंड क्षमा कर सकता है। ठीक है, और ज्यादा आगे पढ़ेंगे। अब देखो कोई विधेयक पारित होता है, कोई विधेयक पारित होता है, कोई विधेयक पारित नहीं, पहले तो कोई विधेयक पेश होता है। तो पेश कहाँ होता है, देखिएगा ध्यान से। कोई विधेयक है तो हो सकता है वो शुरू में राज्यसभा में पेश हो, राज्यसभा में, ठीक, हो सकता है वो लोकसभा में पेश हो, कहाँ, लोकसभा में, लोकसभा से उठाया जाए। देखिएगा अगर लोकसभा में पेश हो रहा है तो फिर वो राज्यसभा के पास आएगा और राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास आएगा, या राज्यसभा में पेश हो रहा है तो लोकसभा के पास जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए वैसे ही वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, प्यारे साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई विधेयक कानून कब बन जाता है। तो कोई विधेयक कानून जब बन जाता है जब उस पर राष्ट्रपति के क्या हो जाएं, हस्ताक्षर हो जाएं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, जीएस जो है सॉल्व करना आसान नहीं है, अधिकतर लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10। आरपीएफ का सेट सॉल्व हो रहा है भाई, आरपीएफ का सेट सॉल्व हो रहा है, और आप देखिए
बहुत सारे स्टूडेंट आईपीएल में फंसे रहते हैं, तो टाइम तो वही चल रहा है आईपीएल वाला, ठीक है। तो अब आपका आईपीएल जो आरपीएफ का पेपर है या जो अन्य कंपटीशन का आपको पेपर देना है, वो अगर आप ये आईपीएल देखेंगे तो आपका ये जो पेपर वाला आईपीएल है ये सब बिगड़ जाएगा। चलिए, हालांकि वो आप पे डिपेंड करता है आपको करना क्या है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे लगा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? अब ये तो अभी हाल ही मैंने बताया आपको कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसका नाम क्या होता है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर कितने के अंतर्गत आता है? ये 63 के अंतर्गत आता है। अगर मैं राष्ट्रपति की चर्चा कर लूं, ये कितने के अंतर्गत आता है? तो ये 52 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। संसद के अध्यक्ष, इससे कोई मतलब ना है, ठीक है। संसद अगर हम बात करते हैं, संसद की अगर चर्चा की है कि संसद, जो संसद है ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो 79 में आता है। अब अगर बात करते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, हालांकि 3 होते हैं, एक अस्थायी सदन होता है। संसद के मुख्य रूप से 2 सदन, एक को अगर हम बात कहें तो राज्यसभा, कौन? राज्यसभा, और दूसरा अगर हम बात करें तो लोकसभा। लोकसभा अगर हम इसका जो अभिन्न अंग है, लोकसभा के सदन तो होते हैं कितने? 2, और लोकसभा, सॉरी फिर से देखिए, संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लेकिन संसद के अंग अगर कहें तो कितने अंग समेत कहें तो 3 होते हैं, और अंग में आता कौन? राष्ट्रपति। तो अंग में 1, 2, 3, और सदन की चर्चा की जाए तो एक सदन और दूसरा सदन, ठीक है। अगर हम संसद की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 79 में आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्यसभा तो राज्यसभा 80 में आएगा, और वहीं बात करते हैं लोकसभा तो लोकसभा 81 में आएगा। ये आपको आर्टिकल के बारे में यहाँ पे जानकारी हो रही थी। जो राष्ट्रपति है ये 52 में आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के अंतर्गत लगता है। राष्ट्रपति है जो क्षमादान कर सकता है वो 72, 1 और 2 के अंतर्गत कर सकता है। इसका कार्यकाल जो आता है वो आर्टिकल नंबर 56 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी भी कर सकता है, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। राष्ट्रपति से भी कुछ आपको आर्टिकल बताने का प्रयास किया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या? दिल्ली। दिल्ली इज अ राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ का सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा डिस्प्ले पे, और आ गया 11 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं हमसे? निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? भाई आंसर करने का प्रयास करें, जो भी बच्चे हैं आंसर करेंगे। देखो क्या होता है, यहाँ पे फिर से बात आ रही है किसकी? संसद की। यहाँ पे फिर से बात आ रही है किसकी? संसद की। संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन में एक सदन है राज्यसभा और दूसरा सदन है कौन सा? लोकसभा। कौन है? लोकसभा। ये जो लोकसभा है, लोकसभा ही प्रथम सदन है। कैसा है? लोकसभा भी प्रथम सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा युवाओं का सदन है। लोकसभा हरा सदन है। लोकसभा प्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं उसके सदस्यों द्वारा लोकसभा बनता है। तो जो पॉपुलर में जो आएगा वो क्या आएगा भैया? लोकसभा ही आएगा। यानी जो ज्यादा सक्रिय होता, राज्यसभा से सांसद बनते हैं तो उसमें जनता द्वारा नहीं चुना जाता सांसद को, ठीक है। आप प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा यहाँ सांसद बनते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, जैसा कि अभी चल रहे हैं चुनाव, ठीक है। तो यहाँ से कोई सांसद बनता है तो प्रत्यक्ष रूप से बनता है, प्रत्यक्ष रूप से। यानी अगर हम देखें कि यहाँ से जो सांसद बनेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से बनेंगे, तो ये लोगों का सदन है। किसका है? इसे कहते हैं लोगों का सदन, इसे कहते हैं लोकप्रिय सदन, इसे कहते हैं प्रथम सदन, इसे कहते हैं अस्थायी सदन, इसे कहते हैं बुजुर्गों का सदन, इसे कहते हैं हरा सदन। तो ये लोकप्रिय सदन है और यही सदन है क्या? पॉपुलर सदन, इसी को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा?
यही हमसे पूछ रहा है पॉपुलर सदन तो लोकसभा। अब जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, पहले तो अगर हम बात करें लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 552 हुआ करती थी, लेकिन आंग्ल भारतीय हटाने के बाद सीटें कितनी हो गई हैं? 550। ठीक है, 550। अब जो चुनाव होंगे वो 543 सीटों पर चुनाव होंगे। ठीक है, जो सीटें कुछ बचा के रखते हैं पीओके वाले क्षेत्र के लिए, इतनी सीटों पर क्या होगा? इतनी सीटों पर निर्वाचन होगा। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कितनी उम्र के लोग लड़ सकते हैं, यानी न्यूनतम आयु क्या रहनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। बल्कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। ये बुजुर्गों का सदन है और ये लोकसभा युवाओं का सदन है। क्लियर है? तो यहां से राइट आंसर हो जाता क्या? लोकसभा लोगों का सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, युवाओं का सदन, हरा सदन लोकसभा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। राइट आंसर दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे लग गया है, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम की नियुक्ति करते हैं? ठीक है, बताएं भैया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे सामने लगा हुआ है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर जो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। समझिए ध्यान से, जो लोकसभा होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही होता है। यानी लोकसभा के जितने भी सदस्य निर्वाचित होके आए, सांसद बने, ठीक है, उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब ये बात कह रहे हैं कि ये चुनता कौन है, यहाँ पे ये नियुक्ति कौन करता है उसकी। तो नियुक्ति की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्ति कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का यहाँ पे प्रावधान है। राष्ट्रपति के बारे में हमने कई बात बोली। राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख है। राष्ट्रपति के जस्ट नीचे सीडीएस का पद आता है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत लगाई जाती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड क्षमा भी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष के लिए बनता है, और जो राष्ट्रपति है, ठीक है, कोई व्यक्ति बन जाएगा, पागल अथवा दिवालिया ना हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, आपके पास अनुमोदक और अनुमोदन के लिए सदस्य भी होने चाहिए। यानी आपके लिए जो लोग गवाही देंगे वो भी सदस्य होने चाहिए। कितने कितने सदस्य वहां लगते हैं? तो दोनों जगह 50-50 सदस्य लगाए जाते हैं। यानी 50 सदस्य अनुमोदक और 50 सदस्य अनुमोदन के लिए होने चाहिए, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी विशेष पार्टी का नहीं होता है। राष्ट्रपति, ठीक है, जो भी पार्टियां हैं, सारे राजनीतिक दल जो होते हैं, उनके लिए एक समान भूमिका निभाता है। जब राष्ट्रपति का पद बना तो बहुत अपने आप में काफी शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रपति की शक्तियां कम होती गई और प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ाते गए। तो प्रधानमंत्री को आज पावरफुल देखते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसके पास लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति रहती है। तो इतनी बात आपसे सारी बात क्लियर हुई, राष्ट्रपति के बारे में सारी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर यहाँ सी है और ये रहा डिस्प्ले पे आज का 13 नंबर का क्वेश्चन। 17वीं, यानी जो लोकसभा के जो कार्यकाल पूरा हो गया है उसकी बात कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा, देखिए क्या कह रहे हैं, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य कौन थे? बताइए भैया। 17वीं लोकसभा में अगर बात आती है सबसे कम की, तो सबसे अधिक की भी आएगी। भाई कमेंट कोई नहीं कर रहा है, देख तो रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या? एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा क्या?
चलिए अब आंसर करिए। मेरे पास तो कमेंट आपके खिसक ही नहीं रहे थे, कमेंट तो आ रहे हैं भाई। चलिए ठीक है, देख पा रहा हूं अब मैं। जरा 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी करिए। लेकिन हमारे पास आपके कमेंट सर ठीक। तेरह नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे लगा है, 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताएं जल्दी से, किसी का कमेंट नहीं आया। चलिए बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। इस 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य ये महिला है, और महिला है कहां से? तो ये है, आंसर आएगा चंद्राणी मुर्मू। ये जो चंद्राणी मुर्मू हैं, ठीक है, ये जो हैं ये मात्र 25, यानी अगर हम कहें 25 साल 9 माह, ठीक है, 25 साल सॉरी 11 माह लगभग, अगर लगभग कहेंगे तो 26 वर्ष की उम्र में ये क्या सांसद बन गई थी। सांसद बन गई 26 वर्ष की उम्र में। अब बात आती है ये कहां से हैं, तो ये क्योंझर से हैं। अब भाई ये बात आती है ये क्योंझर कहां पड़ता है, ये क्योंझर कहां है? तो ओडिशा में। कहां? ओडिशा में। 17वीं लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो गया, 19 में ये हुआ था। अब अगली 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। अगर बात आती है सबसे कम उम्र की, तो ये आंसर आ गया अधिक उम्र के सांसद। बताएं जल्दी से, अधिक उम्र के सांसद, ठीक है। अधिक उम्र के तो कितने वर्ष के? 86 वर्ष के हैं। कौन भैया? शफीकुर रहमान। ये कहां से हैं? तो ये हैं संभल। ये सबसे कम उम्र के सांसद और ये सबसे अधिक उम्र के सांसद। और ये बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को अभी हमने बोला आपसे, तो लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो किसके अंतर्गत? 81 के अंतर्गत लोकसभा आएगा। लोकसभा को फिर मैं बोल दूं, लोकसभा डी। सर डी है क्या? आंसर इज राइट, डी है। बहुत शानदार अर्जुन, आपके लगभग आंसर सही आ रहे हैं, लगभग आप सही आंसर कर पा रहे हैं। भाई एक बार सेशन को शेयर कर दें, आज लोग मैच में फंसे हुए हैं भाई, ठीक है। कल तो सेशन में अच्छे लोग जुड़े हुए थे, आज कम लोग हैं। चलिए बढ़ जाते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 14वें नंबर की क्वेश्चन की दुनिया में। क्या कह रहा है? संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। देखो संसद जो है, संसद के सदन है कौन? दो हैं, और एक कौन? लोकसभा और दूसरा कौन? राज्यसभा। अब बात आती है कि ये कोई क्या कह रहा है? संयुक्त सत्र। तो भाई संयुक्त जो सत्र है, संयुक्त अधिवेशन जो है जी, सत्र हो काहे रहा है? कोई विधेयक अगर लोकसभा में पारित हुआ और उसको राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा ने इसको खारिज कर दिया, लोकसभा ने उसी विधेयक को फिर पारित करके भेजा, फिर यहां से यहां पे निष्कासित उसको कर दिया गया। तो इस स्थिति में जब एक सदन से विधेयक को पारित किया जा रहा और दूसरे सदन से विधेयक को क्या निष्कासन ठीक पारित नहीं किया जा रहा है, उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, ये पूछ रहा नाम से, तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और एक बात और यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो संयुक्त बैठक होती है, इसे बुलाता कौन है? तो इसे बुलाता कौन है, यानी आहूत कौन करता है?
तो इसको बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। ये भी आप देख लीजिए, संयुक्त अधिवेशन में जो बैठक होती है उसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है उसे, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष पक्ष से ही होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है, 14B आर्टिकल 108। चलिए, अर्जुन यादव का यहां पे आंसर आया है, राष्ट्रपति यहां पे बुलाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने आर्टिकल को भी जिक्र किया है, तो आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। एक बात, अभी तक जो संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं वो कितनी बार हो चुके हैं? तो वो 3 बार हो चुके हैं। कितनी बार संयुक्त अधिवेशन? 3 बार। 14वें नंबर के क्वेश्चन का पूरे तरीके से पोस्टमार्टम हो गया है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे, और ये है 15 नंबर का क्वेश्चन। जवाब देने का प्रयास करें, जो भी लोग हैं, जो भी बच्चा है, 15 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखो क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश के अधिक नहीं हो सकती। यानी लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या, अब तो देखिए आप, लोकसभा में एक संविधान संशोधन आया, आंसर करिए आप, आंसर करिए। संविधान संशोधन आया प्यारे साथियों। संविधान संशोधन कौन सा वाला आया? 104वां। 104 में संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे, सदस्य मनोनीत जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे, और वो सदस्य मनोनीत कितने? 2 किए जाते थे। वो 2 भी कौन? आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। आंग्ल भारतीय सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे, वो 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या कर दिए गए हैं? हटा दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। यानी अगर हम देखें तो 2 सदस्य यहां से हटा दिए गए। अब लेकिन जब क्वेश्चन बना तो उसी प्रकार से क्वेश्चन बना, क्योंकि क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के हैं, तो क्वेश्चन जब बना तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बना कि कुल संख्या कितनी हो सकती, इससे अधिक नहीं होगी। तो अब कितनी? 552 डायरेक्ट दिया है, तो 552 ही संख्या थी। अब क्या हो गया? 2 हटा दिए तो 500 कितनी हो गई है? 50। अब चुनाव कितने पर होगा? तो चुनाव होगा कितने पर? 543 पर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? कमेंट नहीं आ रहे हैं, फिर कैसे कमेंट नहीं बंद हो गए? हाँ भाई, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें। 15 नंबर के क्वेश्चन का किसी ने जवाब नहीं दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है जवाब किसी के पास ना हो। 16 नंबर के क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, फिर पॉलिटी से है। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी समिति को क्या है? प्रिकलिन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो प्रिकलिन जो समिति है, इस समिति के जो सदस्य होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समिति में जो सदस्य होते हैं, इस समिति में जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या कितनी होती? 30 होती है। कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, सारे के सारे लोग। कहां से? लोकसभा से। अब इसकी जुड़वा बहन जो है वो कौन है? लोक लेखा समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। अब यहां से भी बात समझनी है कि लोक लेखा समिति में जो सदस्य हैं, सदस्य संख्या, इनकी जो सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का जो नंबर है वो है 22। अब 22 में से कहां से कितने? तो अगर बात करते हैं कि 15 सदस्य तो होते हैं यहाँ, कहां से? लोकसभा से। कहां से? लोकसभा से। और अगर मैं बात कर लूं प्यारे साथियों कि इसमें जो 7 सदस्य होते हैं वो कहां से होते हैं? राज्यसभा से। कहां से होते हैं? राज्यसभा से। इतनी बात क्लियर है? ये प्रिकलिन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति में जो सदस्य होंगे वो 22 होंगे, उसमें से
15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। जो प्रकलन समिति है उस समिति की जो सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का नंबर है 30 और 30 के 30 सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से। इतनी बात क्लियर है। 16 का ए आंसर आ रहा है, 16 का ए आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत शानदार जवाब जिनका भी ए आंसर है। ठीक है, अर्जुन ने बी आंसर किया था पहले, फिर उसके बाद अर्जुन ने 16 का ए आंसर दिया और विजय यादव का भी आंसर इज राइट ए है। बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। आरपीएफ का सेट पेपर कर रहे हैं, हालांकि हम जीएस का सेट पेपर कर रहे हैं और वो जो सेट पेपर है कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चल 17 नंबर का भाई जवाब करिए। जवाब करिए 17 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए 17 का किसी का जवाब नहीं आया। चलिए अब हम आगे जवाब देने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, आपने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, अब देखिए आप स्टैटिक पे आ गए हैं। अब स्टैटिक से भी क्वेश्चन है, स्टैटिक से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पुस्तक वगैरह भी है। ठीक है, ठीक है अर्जुन जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम देखें होकेरा, आवाज क्लियर है एकदम से? ये देखिएगा जरा, आवाज एकदम क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए देखो क्या कह रहे हैं। होकेरा आर्द्रभूमि ये है कहां? तो अगर हम इसको देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आती है, यानी ये केरल से नहीं है। अगर उसके बाद देखें हम सैंडी पक्षी बिहार, ये तो कहां है भैया? ये तो यूपी में है। लो अब क्या बचा यहां पे? नंदुर मदम हेलेश्वर, ये कहां से है भैया? ये कहां है? महाराष्ट्र में है। अब बचा क्या है? सांताम कोट्टा झील बची है, ये कहां से भैया? तो केरल से है। अब केरल में अगर बात आती है और झील की बात कही है, ये आर्द्रभूमि में आती है, लेकिन केरल में और भी झीलें हैं। केरल में और भी झीलें हैं, केरल में और भी झील है। एक का नाम है बेम्बानाड, एक का नाम है बेम्बानाड, दूसरी का नाम है अष्टमुदी। अष्टमुदी, अष्टमुदी ये केरल की झीलें हैं और स्थानीय भाषा में केरल की झीलों को कयाल कहा जाता है, कयाल के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। केरल की अगर हम बात करें तो मसालों का बगीचा यहां कहा जाता, सालों, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 100% साक्षरता है। एक बात, केरल पर ही कालीकट बंदरगाह है, कालीकट, और इसी कालीकट बंदरगाह पे कौन आया था? सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा इसी पर आया था, वास्को डी गामा। ठीक है, सबसे पहली बार वास्को डी गामा यही कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वास्को डी गामा भारत की यात्रा कितनी बार किया बताएगा कोई? भारत की यात्रा, भारत की यात्रा, भारत की यात्रा कितनी बार किया? 3 बार, 3 बार। अच्छा, मृत्यु की अगर बात करें, ये मृत्यु की बात करें, मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। जब ये आया था तो राजा जमूरन ने इसका स्वागत किया था। केरल में ही साइलेंट वैली है, केरल में क्या है? शांत वन जो है, शांत घाटी है, वो यहीं केरल में है। ठीक है, बढ़ जाते हैं। सर क्या दे रहे हैं?
आर्द्र भूमि का मतलब है भाई, स्टैटिक जीके में वहां पढ़ाएंगे तब सारी चीज आपको समझा देंगे, लेकिन आप यहां से समझ लीजिए नम क्षेत्र। आर्द्र भूमि में आता है नम क्षेत्र, जहां नमी अधिक रहती है, वो एरिया आता है आर्द्र भूमि के अंतर्गत। आप अभी इसको इतना ही समझ लेंगे, फिर आर्द्र भूमि स्टैटिक जीके में लेके आएंगे तब वहां पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है नम क्षेत्र, नमी क्षेत्र वाला एरिया, ठीक है, उसी को आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर आपको यहां समझ में ही आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 18। क्या दे रहे हैं? तसो नमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तसो नमो क्या है? झील है, और वो कौन से राज्य में है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। किसी का इतिहास नहीं बता रहे हैं भाई। ओसामा बिन लादेन भी क्लास करते हैं, बताइए। ओसामा बिन लादेन भी पढ़ते हैं क्लब क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे, बताइए। चलिए बढ़ते हैं। कुछ नहीं जनाब, आपके काम का कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आ जाते कभी फुर्सत फुर्सत में, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो इन्हें समझ में आती नहीं है, तो इसी तरीके की बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तसो झील की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। हमसे क्या कह रहे हैं? तसो मगो झील भारतीय किस राज्य में है? अब हम बात करेंगे मिजोरम में है क्या, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, या फिर सिक्किम में है। तो राइट आंसर यहां क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ये झील कहां पे है? सिक्किम में है। अगर हम बात करते हैं झीलों की, तो झीलों की अगर हम प्रकार की बात करें, प्रकार, झीलों की अगर हम प्रकार की बात करें, तो झीलों में हम झीलों को पढ़ते हैं, झीलों को पढ़ते हैं हम गोखुर झील। एक प्रकार यहां से समझिए गोखुर। दूसरा अगर हम देखें झील का प्रकार पढ़ते हैं लैगून झील, लैगून झील। तीसरा अगर हम देखें तो हम देखते हैं लवणीय झील, लवणीय झील। चौथा हम देखें तो देखते हैं हम क्या? क्रेटर झील, क्रेटर झील। और हम आगे देखें तो देखते हैं हम क्रेटर झील के बाद कृत्रिम झील, ये भी देखा जाता है कृत्रिम झील। और अगर हम देखें तो देख सकते हैं प्राकृतिक झीलें, प्राकृतिक। ये अगर देखें मुख्य रूप से झीलों को 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। ये झीलों के प्रकार दिए हैं जिनको हमने आपको लिखा है। तो कई सारी झीलें हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको झीलों को बताते रहेंगे। अब ये तसो झील क्यों कह रहे हैं? अब आप देखना, तसो जो तिब्बत है, तिब्बत, तिब्बत में झीलों को, तिब्बत में झील को तसो कहते हैं, तसो। तो तिब्बत से कहीं ना कहीं सटा वाला एरिया होगा। तो देखो मिजोरम तो एक तरीके से आंसर कट ही जाता है, नागालैंड भी कट जाता है, बचता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो सिक्किम यहां राइट आंसर आता है। भारत की जो ऊंचाई पर स्थित झील है जिसका नाम है चोलामू, चोलामू झील भी कहां है भैया? सिक्किम में है। तो राइट आंसर होता है यहाँ पे दिल्ली। 18 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। सर एकलव्य क्लासेस का जलवा धीरे धीरे सब जगह छा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जलवा छाना चाहिए, बात तो तभी है। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लेते हैं 19 नंबर का। क्या कह रहा हमसे? वो कोड झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है डिस्प्ले पर, ठीक है। देखो केरल की झीलें कहा जाए तो वेम्बनाड अष्टमुडी है, यहाँ पे कोडाईकनेल काली वैली है, ठीक है। पंजाब के अंतर्गत अगर हम देखें बगल में ही लगता है, पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ सुखना झील देखने को मिलती है, ठीक है। नल सरोवर, गुजरात में नल सरोवर झील देखने को मिलती है। अब ये इनमें से, इन्हीं राज्यों में से कहीं पे भी कौन सी झील है? पोकोड झील है। तो राइट आंसर कहाँ है भैया ये झील? तो राइट आंसर हो जाएगा ये झील कहाँ है? केरल में। केरल में वेम्बनाड है, केरल में अष्टमुडी झील है।
ठीक है, वहीं एक झील में नौका गम प्रतियोगिता भी शुरू होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो 19 का ए आंसर किसी ने दिया था और जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका भाई सही आंसर है। बढ़ जाते हैं आगे। अब थोड़े स्टैटिक से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं। वह पठार कौन सा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंडियन ज्योग्राफी हमसे पढ़े हो, आंसर दे पाओगे। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर होना चाहिए, और नहीं, दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। क्या वो पठार मालवा का पठार है, क्या वो छोटा नागपुर का पठार है, क्या वो रांची का पठार है, क्या वो हजारीबाग का पठार है। देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है इसी को दामोदर नदी, कौन सी, दामोदर, इसी को दामोदर नदी बीच से काट देती है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं रांची का पठार और एक को कहते हैं हजारीबाग का पठार। तो अगर छोटा नागपुर का पठार, यहाँ आंसर ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार भारत में रूर प्रदेश का एक उदाहरण है। रूर प्रदेश वैसे कहाँ है, वैसे रूर प्रदेश है तो कहाँ, जर्मनी में। कहाँ है, जर्मनी में रूर प्रदेश। ठीक है, रूर प्रदेश एक जहाँ से अधिक खनिज मिलता है और भारत में भी देखा जाए तो छोटा नागपुर के पठार में अधिक खनिज देखने को मिलता है। भारत अभ्रक उत्पादन में वर्ल्ड में टॉप नंबर पे आता है और अभ्रक भी छोटा नागपुर के पठार से देखा जाता है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड में है, फिर एक दो राज्यों को आसपास को भी टच करता है ये। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 19 का आंसर आया है, 19 नहीं 20 नंबर का आंसर चाहिए प्यारे साथियों, 20 नंबर का। अब देखिए, रांची यहां से तो दामोदर नदी है, उधर ही तर इधर तो जा नहीं रही है, हमसे क्या कह रहा है, पश्चिम में और पूरब में दोनों साइड। अब देखो, जो मालवा का पठार है, मालवा का जो पठार है, यहां पे अगर देखें आप तो मालवा के पठार से पश्चिम की तरफ भी जल निकासी होती है, यानी इधर भी, और पूरब की साइड भी होती है। देखो, यहां से अगर हम देखें मालवा के पठार से, देखो यहां से देखें हम तो यहां से, एक मिनट इसको बिगाड़ देते हैं फिर दोबारा से तक। यहां से ये मालवा का पठार है, यहां से अगर देखेंगे तो इस साइड अगर आप देखें तो चंबल नदी यहाँ बहती है, चंबल नदी इधर की तरफ बहती है, फिर ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है। और यहाँ से आप देखें तो यहीं से आप देखते हैं कि यहीं से मालवा के पठार वाले क्षेत्र से ही इधर की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ की तरफ केन नदी, कौन सी, केन, और यहीं की तरफ देखेंगे तो बेतवा, यहाँ नदियाँ बहती हैं। यानी इधर भी पूरब की साइड भी पानी जा रहा है, पूर्व की तरफ भी पानी जा रहा है, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो चंबल नदी इधर की तरफ जाएगी। तो यानी ये पश्चिम की तरफ हुआ, तो पश्चिम की तरफ भी पानी यहाँ जा रहा है और पूरब की साइड भी जा रहा है, और ये एरिया कौन सा है, मालवा का पठार। मालवा का पठार जो बना है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें ज्वालामुखी लावे से बनती हैं। ज्वालामुखी लावा जब जमीन के अंदर बनता है तो उसे लावे को वहां पे कहा जाता है क्या, ज्वालामुखी जो लावा होता है वो बाथुलित चट्टान से बनता है और उसे कहा जाता मैग्मा। जब वो जमीन से ऊपर निकल आता है तो उसी को कहा जाता लावा। जब लावा जमता है तो बनती है बेसाल्ट चट्टान, और बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो बनती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी, अधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है ये पूरा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे आंसर आया है बॉम्बे। बॉम्बे नहीं होगा आंसर, जिनका यूपीपी यादव गर्ल्स इनका आंसर सही है, और आंसर क्या है यहाँ पे, मालवा का पठार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार मुख्य रूप से तो कहाँ है, एमपी में। कहाँ है, एमपी। मालवा के पठार को काट छांट दिया है, खड्डनुमा बना दिया है चंबल और चंबल की सहायक नदियों ने। इतनी बात क्लियर है शिबी सक्सेना। बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा। छोटा नागपुर का पठार नहीं होगा,
हम 20वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। 20वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, सही करिए अपना कंफ्यूजन, और ए आंसर इज राइट है। 21 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए क्या आ गया है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोग आंसर दे पाएंगे। अब 21 नंबर तो कहां है, देखो, जे सिपकीला दर्रा, ये सिपकीला है, नाथुला दर्रा। सिपकीला और नाथुला दोनों के दोनों कहां हैं, कहां पे है, सिक्किम। कहां है, सिक्किम। ठीक है, अगला दर्रा आता है जेलेपला, कहां आ जाता है। अब बात आती है ये दोनों दर्रे नहीं, अब यहां पे तो राइट आंसर देखना पड़ेगा बिल्कुल। तो कौन सा है, डुंगरी जो दर्रा है, ये यहां पे सबसे ऊंची सड़क है जहां से वाहन निकलते हैं। दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहा जाता है, जेलेपना नहीं है। राइट आंसर फिर से 21 क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कह रहा है, सी आंसर होगा इज राइट। दर्रा किसे कहते हैं, पहाड़ को काटकर परिवहन की दृष्टि से तो सकरा रास्ता बनाया जाता है, उसी को हम दर्रे कहते हैं। तमाम सारे दर्रे हैं। ठीक है, नाथुला और जेलेपला जो दर्रे हैं, इन दर्रों से नाथुला और जेलेपला, एक मिनट, सिपकिला नहीं, सॉरी सिपकिला नहीं होगा सिक्किम में। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में होगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में होगा, सिपकिला जेलेपला जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। देखो कई सारे दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख, ये देखते हैं उत्तराखंड में देखते हैं। बारालाचा दर्रा आप देखते हैं कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं रोहतांग दर्रा है, और हिमाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा आता है, सिपकिला भी वहीं आता है। ठीक है, जेलेपला जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, एक मिनट, नाथुला जेलेपला, सॉरी ये जेलेपला भी जम्मू कश्मीर नहीं, सिक्किम आएगा। ठीक है, नाथुला जेलेपला दोनों सिक्किम है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है, बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश है। माना, नीति, लिपुलेख दर्रे उत्तराखंड के अंतर्गत आएंगे। राजस्थान में गोरन घाट है। अब महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में भोर घाट आता है। ठीक है, तो और नीचे जाएंगे तो केरल के अंतर्गत पालघाट और सैनकोट का दर्रा आता है। तमाम दर्रे हैं। ठीक, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। वहीं यांगयाप दर्रे के आगे बढ़े तो एक दर्रा और आता है बूमडिला अरुणाचल प्रदेश में, और एक अरुणाचल प्रदेश में दर्रा और आता है दिफू, और एक नीचे और जो मणिपुर है वहां पे आता तुजू। तो तमाम सारे दर्रे हैं। ठीक है, एक काराकोरम दर्रा देखते हो आप, लद्दाख के अंतर्गत आता है, और लद्दाख के अंतर्गत ही खारदुंगला दर्रा आता है, खारदुंगला भी वहीं आता है। क्लियर है ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आ रहा 22 नंबर का, क्या दे रहा है, एस अगेंस्ट ऑर्डर्स किसकी आत्मकथा है, ओड्स किसकी आत्मकथा है, सानिया मिर्जा की है, या दुती चंद्र की है, या मैरी कॉम की है, या हिमा दास की। एस अगेंस्ट ऑड्स जो पुस्तक है वो किसकी है, सीधा आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्प्ले पे, किसकी ये आत्मकथा है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसकी है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा एक क्या है, खिलाड़ी है। अब आप आंसर दीजिएगा इनका खेल जो है वो क्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला डिस्प्ले पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर पुस्तक से है, क्वेश्चन फिर पुस्तक से है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, और फिर पुस्तक से है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो राइट आंसर क्या आ जाता है, मार्क ट्वेन द्वारा लिखित पुस्तक है। राइट आंसर है क्या, दिल्ली। भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है
और याद कर लेना है, पेपर के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। फिर से पुस्तक आ गई है, जब 24 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से पुस्तक आ गई यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 24 नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं। द रहेगा, द टेल्स ऑफ बीडल द बर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर है आपसे 24 नंबर का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कोई जवाब देगा? राइट आंसर, क्वेश्चन लिखिए फिर उसके साथ आंसर लिखिए। कमेंट थोड़ा टाइम में आते हैं, तब तक क्वेश्चन बढ़ जाता है। राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जे.के. रोलिंग। ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग 25। क्या दे रहे हैं? काली घाट चित्रकारी का नाम डैश में अपने मूल स्थान काली घाट से निकला है। ये है कहाँ पे? कांचीपुरम में है, कोलकाता में है, कुशीनगर में है, काठ गोदाम में है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? 25 का राइट आंसर, 25 का राइट आंसर बताएंगे, जल्दी बताइए। चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा, 25 का जवाब देना बनता है। तो ये कहां पे है भैया? कोलकाता में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन आता है डिस्प्ले पे, ये पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश किस वंश के संस्थापक हैं? तो पूरा नाम आता है पुष्यभूति वर्धन। तो राइट आंसर यहां पे समझ में आ रहा है कि किस वंश के संस्थापक हैं? वर्धन वंश के। किस वंश के संस्थापक हैं? तो वर्धन वंश के संस्थापक हैं। 4 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं भाई, साथ बने रहिएगा और आंसर को जवाब देते रहिए, तो एक मोटिवेशन हमारा आता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है डिस्प्ले पे 27 नंबर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? निम्न में से किस राज्य में भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? बताएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर है डिस्प्ले पे आपका 27 नंबर का। क्या आंसर होने वाला है? तमिलनाडु, उड़ीसा। अब उड़ीसा में अगर देखिए, कोणार्क मंदिर आपने सुना होगा, उड़ीसा के अंतर्गत ही आता। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं सुनी होंगी आपने। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में आपने बालाजी मंदिर सुना होगा। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर आता है 27 का, ये कहा आता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? 27 का डी इज अ राइट आंसर आ जाएगा। भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है, तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में आता है। काला, ठीक है, कोणार्क मंदिर के नाम से भी उसको जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। 27वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 28 नंबर के दुनिया में आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन रहता है 28 नंबर का डिस्प्ले पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? अलबरूनी है आंसर, या फाहियान है, या हेनसोंग है? आंसर क्या है? देखो, फाहियान जो था, फाहियान, हेनसोंग तो हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। ये तो हेनसोंग तो किसके समय आया था? हर्षवर्धन। फाहियान जो आया था, ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। यानी अगर हम देखें तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय लिख सकते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था ये। एक बार ये हर्षवर्धन के समय में आया था, यानी ये दोनों यहाँ हो गए। अब अलबरूनी जो है ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया। ठीक है, ये एक तरीके से कहा जाए कि अब ये यूनान वाले एरिया का था। ये दोनों अगर देखें तो ये भी चीन का था और ये भी चीन का था। ठीक है, ये यूनान वाले एरिया से ये आया था, ये अलबरूनी। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? अलबरूनी इजा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इजा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का नहीं है? चीन का नहीं है। यही हमसे पूछा है। अगले क्वेश्चन की दुनिया में
और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, ठीक है, डेड साम्राज्य के शासक थे। शशांक क्या कानकुंज वंश के शासक थे, जूनागढ़ के शासक थे, मगध के शासक थे या गौड़ वंश के शासक थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस वंश के शासक थे? गौड़ वंश के शासक थे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रहे हैं? हुमा का झुकता हुआ मंदिर डैश समर्पित किया गया है। किस भगवान को, किस देवता को? हनुमान जी को, शिव को, राम जी को या कृष्ण जी को? 30 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं ये मंदिर जो है वो कहां पे है, तो ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। संबलमपुर, उड़ीसा के अंतर्गत आता है। और उड़ीसा में भी आपने देखा, उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर हम जिसे कहते हैं, ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। अब ये किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। किसको है? शिव जी को समर्पित है। इतनी बात क्लियर हुई। 30 नंबर का क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, 30 नंबर वाला एकदम से लास्ट क्वेश्चन था ये। और इसके बाद क्लास होती है आपकी समाप्त। ये एकलव्य क्लासेस है। एकलव्य क्लासेस में ऑफलाइन एसएससी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी, अगर देखें पेट, ये यूपी SSSC के अंतर्गत, यूपी पुलिस री एग्जाम भी आना है, उसका भी टारगेट बैच लगेगा, यूपीएसआई, रेलवे, आरओ, एनटीपीसी, CBT1, CBT2। अगर आप एकलव्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो एकलव्य क्लासेस झांसी इसी नाम से टेलीग्राम बना हुआ है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे और आज डेली आपको करंट अफेयर्स भी मिलने लगेगा वहां पे। और जो क्लासें आप यहाँ ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो उनका PDF भी आपको वहां पे टेलीग्राम पे मिलने लगेगा। तो अधिक से अधिक टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होना है। तो यानी एकलव्य क्लासेस झांसी आप बिना स्पेस के टेलीग्राम पे लिखिए तो, और हमारे लोगों के साथ, इस स्लोगन के साथ, इस लोगों के साथ हिंदी में चैनल का नाम लिखा होगा। लगभग 1.2 के आपको सब्सक्राइबर वहां दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे। यहां पे क्या है, जो भी लोग हैं, क्लास हो गई है समाप्त। और जय हिंद साथियों, हम लोग मिलते हैं। सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट। हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। देखना नहीं भूलना है 7 बजे से लगातार 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, और 11:26 पे क्लास आपकी चल रही है। भाई टीचर जब आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। और क्लास को आप डेली से देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।